तो अगर आप क्लास 10th में हो और इस बार मैथ्स का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न बीइंग क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं और इनके पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। रीज़न इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, जितने भी मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ उन सारे का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन से क्या होगा कि बोर्ड में हमको मार्क्स लाने का जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो और इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एवरी स्टेप पे मार्क्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में आएंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब हम लोग के पास इतना टाइम अभी है नहीं कि एक एक क्वेश्चन को डील करें। इन क्वेश्चंस को तो डील करेंगे हम लोग, मतलब बुक में जितने क्वेश्चंस है सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील करें। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पैटर्न देखा गया है इनसे क्वेश्चंस 100% रहते हैं। 100% आई वुड से कि इनमें से कोई ना कोई एक तो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में से। और जो नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है वो भी ऑलवेज रहता है। अगर हम लोग देखें तो मैं जनरली जो इसमें टारगेट ले रहा हूँ ना, मैं ये सेक्शन डी को टारगेट ले रहा हूँ क्योंकि सेक्शन डी में जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली 5 मार्क्स का जो है, इनमें से क्वेश्चन होगा ही होगा। ये जो 5 मार्क्स का, और ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ये सारे के सारे 5 मार्क्स में आने वाले हैं। और ये जो नेचर ऑफ रूट्स का जो प्रॉब्लम है ये भी आपका 5 मार्क्स में आएगा। अगर ये डायरेक्ट दे दिया तो, थोड़ा सा लेंथ दे दिया तो, इसमें थोड़ा सा ईजी कर दिया। अगर आपको डायरेक्ट बेसिस देख के निकालना है कि क्या आएगा क्वेश्चन पढ़ के, तो हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में सेक्शन ए में आपका पूछ सकता है। लेकिन जनरली नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और स्पीड टाइम मतलब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम होगा। टाइम एंड वर्क की मैन कैन डू अ वर्क एट दैट पार्टिकुलर डे, या टैप एंड इतने देर में टैप जो है वो किसी बाल्टी में पानी फिल कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो बेसिक न्यूमरेटर फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। और ये 2 डिजिट नंबर वाला क्लासिक प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट आता है। तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इजी करूंगा, चाहूंगा कि आप लोग के लिए चीजें बहुत इजी हो जाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने से क्या होगा कि आपको समझ में भी आएगा और काइंड ऑफ और अगर आप वही स्टेप अगर आप फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में देते हैं तो वो चीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा फॉर द स्टेप मार्किंग, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और पहला जो कैटेगरी है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, उसके एक क्वेश्चन को देखते हैं। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और फिर देखते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के कोई हमारा कांस्टेंट है, उसका हमको वैल्यू निकालना है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। k इज नॉट इक्वल्स टू -1 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसमें आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे। k इज नॉट इक्वल टू -1 और रियल एंड इक्वल रूट्स, ये हो गया नेचर, ठीक है। तो फिर ये क्यों है k इज नॉट इक्वल टू -1? तो इस इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो, अगर k की जगह -1 पुट कर दोगे x², बाकी जो लिखा हुआ है वो एज इट इज है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू x², और यहाँ पर जो जैसे लिखा हुआ है, और ये वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे ही x² का टर्म 0 हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा तो फिर आगे सॉल्व करने का फायदा क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। दैट इज वाई यहाँ पर एक कंडीशन रहेगा कि आपका x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका मीनिंग समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं और मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लें कि ये जो नेचर ऑफ रूट्स है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा है, ताकि इससे आपका नेचर ऑफ रूट्स वाला प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टैंडर्ड फॉर्म।
जिसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इस पूरे चीज को इस फॉर्मेट पे अगर रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो वैल्यू है ये है a, यहां इस माइनस से लेके यहां तक k+1 तक ये क्या है b, और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा a क्या है, b क्या है और c क्या है। यहां पर एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, बस इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहते हैं, जिसको d से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। b² क्या होगा हमारा, x का जो कोफिशिएंट है b उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट a के साथ, यहाँ पे देखिए, और फिर c है, c हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको भी उस पैटर्न पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, पहले इस पे आते हैं, फिर उस पे आएंगे और फिर इस पे आएंगे। तो जब नेचर ऑफ रूट्स का हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स होता है सबसे पहले d स्मॉलर देन 0। ठीक है, स्मॉलर देन 0 कहने का मतलब निगेटिव हो गया, तो अगर ऐसा होगा तो ये केस होगा इमेजिनरी रूट्स का, नॉट रियल, बेसिकली नॉट रियल। उसके बाद है d का वैल्यू हो सकता है 0 के बराबर, तो अगर d का वैल्यू 0 के बराबर है तो हम लोग बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, आई थिंक हमारा केस यही है, रियल एंड इक्वल रूट्स वाला। और तीसरा केस क्या होगा, d > 0, यहां पर है बेसिकली निगेटिव, यहाँ पर डायरेक्टली 0, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको बोलते हैं कि जो रूट्स होगा वो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है, तो d के बेसिस पे ही हमारा सारा डिसाइड होगा कि वो रियल एंड इक्वल रूट्स है या रियल एंड अनइक्वल रूट्स है या फिर एक इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट है। ठीक है, तो यहां पर हमने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया। अब आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमने बोला है कि क्या करना है, आपको देना है गिवन, गिवन में जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए, k+1 x² - 6 इंटू k+1 x प्लस 3 इंटू k+9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे। ठीक है, यहां निकालेंगे d का वैल्यू क्या कर लेंगे, b², फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, -4ac। b क्या है, b के जगह पे जो वैल्यू हम लोग देखे थे -6 इंटू k+1 पूरा वैल्यू है, तो -6 इंटू k+1 इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके जगह पर है, b के जगह पर, ये पूरा का पूरा कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, इसलिए इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद किस चीज का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, तो माइनस देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो लिख देंगे 4। a मल्टीप्लाइड विथ a है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, a का वैल्यू k+1 लिख दीजिए, k+1। फिर मल्टीप्लाइड विथ c, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। c क्या है, ध्यान से देखिए, c है 3 इंटू k+9, सिर्फ 3 नहीं है, 3 इंटू k+9, ये कंप्लीट c है, तो इसको लिख देंगे 3 इंटू k+9। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो ये माइनस है, सिंपल समझिए, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर होता है तो स्क्वायर क्या करता है, उसको हटा देता है, माइनस हटा देता है। सिंपली इसका रीजन हम लोग देख सकते हैं, -1 का अगर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रीजन आ जाएगा हमारा 1। इसलिए माइनस है, स्क्वायर है, तो माइनस भूल जाएंगे, वो पॉजिटिव हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और k+1 का स्क्वायर करेंगे तो k+1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करेंगे, -4 है और इधर 3 है। ठीक है, तो हम अभी इसको ही सॉल्व करेंगे, आपको एक तरीका बताएंगे, क्योंकि d तो ऑलरेडी हम लोग को 0 के बराबर होगा, तो इसको सॉल्व करके वापस से फैक्टराइज करने का कोई फायदा नहीं है। तरीका देखिए, स्टेप्स देखिए, स्मार्ट स्टेप्स कैसे यूज करना है एग्जाम में। 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे क्या बचेगा, k+1 k+9।
फर्स्ट अटेम्प्ट में दिमाग ऐसा काम करता है कि इसको सॉल्व कर दें, सेपरेट करके वैल्यू k+1 का होल स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर फाइनली जो आएगा फिर उसको फैक्टराइज करें। नहीं, नो नीड टू डू इट। आपका ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, किया हुआ है। आप बोलिएगा कैसे फैक्टराइज्ड है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। यहाँ 36 है, यहाँ 12 है, कॉमन हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ इस वाले टर्म में यहाँ से यहाँ तक सोचिए और यहाँ से यहाँ तक सोचिए, आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। कांस्टेंट में आपका 12 कॉमन था, आपने 12 उठा लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, k+1 का होल स्क्वायर, यानी कि k+1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब हो गया k+1 इंटू k+1। एक ही चीज, स्क्वायर का मतलब सेम चीज का 2 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि k+1 का मतलब यही है k+1 इंटू k+1, और यहाँ पर है k+1 इंटू k+9। तो k+1 इसमें भी है और k+1 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। आपने कॉमन ले लिया k+1। यहाँ पर क्या बचा, आपने 36 में से 12 निकाल लिया, क्या बचेगा 3। k+1 के होल स्क्वायर में से आपने एक k+1 निकाल लिया, तो क्या बचेगा k+1। आई होप क्लियर होगा आपको। माइनस का सिंबल था, माइनस दे दीजिए। 12 था, 12 आपने निकाल लिया, k+1 था, k+1 निकाल लिया, तो क्या बचा k+9। इसको क्लोज करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 12 इंटू k+1, ठीक है, ब्रैकेट मिडिल नहीं रखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो। 3 इंटू k, 3k प्लस 3 माइनस k माइनस 9, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जिसका वैल्यू अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 12 रहने देंगे, ये k+1 रहने देंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट देख सकते हैं, क्योंकि बीच में कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है, तो स्मॉल ब्रैकेट देंगे। 3k माइनस k क्या हो जाएगा आपका 2k, प्लस 3 माइनस 9, तो प्लस 3 माइनस 9 क्या होगा -6, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 6। यहां से देखिए तो वापस से 2 कॉमन करके आप इसको k-3 लिख सकते हैं। आई होप वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये नेचर ऑफ फ्रूट्स मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि जो तरीका है ना वो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। जब भी हम लोगों को ये चीज़ रियल एंड इक्वल करना है, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स है तो d = 0 होगा, उसी चीज़ को भी हम लोग लिखेंगे भी कि रियल एंड इक्वल के केस में d = 0 होता है। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए या PYQ बनाइए, सैम्पल पेपर बनाइए, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ। हम लोग को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या एक्सेस कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक्सेस कैलकुलेशन करके क्या कीजिएगा, ठीक है वो भी बनेगा, लेकिन लेंदी जाने से कोई फायदा नहीं। मैथ्स के एग्जाम या किसी भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट करना आ गया, यू विल कॉन्कर दैट एग्जाम। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आया तो फिर इशू है, ठीक है, फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो चलिए जो चीज़ लिखा हुआ था उसी चीज़ को लिखते हैं, दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 12 इंटू k+1 लिखा हुआ था, 12 इंटू k+1, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा k-3, और यहाँ पर ये 12 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 24 इंटू k+1 हो गया इंटू k-3। ये किसका वैल्यू, d का वैल्यू। अब उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के कारण हम लोगों का कि क्या हो जाएगा d = 0। चाहे तो और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर d का वैल्यू पुट कर दीजिए, d का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आएगा 24 k+1 k-3 = 0। और इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 24 तो उधर गया, कैंसिल हो गया, मतलब 24 0/24 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा k+1 इंटू k-3 = 0, देयरफॉर k = -1, 3। और यहाँ देखिए ब्यूटी, k कैन नॉट बी इक्वल टू -1, सिंपल लिख देंगे एज k कैन नॉट बी इक्वल टू -1, hence k = 3 and that is your answer। आपको किसका निकालना था, k का वैल्यू निकालना था। और ये आप लोग ध्यान में रखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, पिछले सालों में
पूछा गया। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए जहां पर हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जब भी हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके के अप्रोच का यूज करेंगे। और यहाँ पर खैर दिया हुआ है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो जब भी रूट्स के बारे में डिटेल्स दिया हुआ होगा फटाक से आपको नेचर ऑफ रूट्स का अप्लाई करना है। और रियल एंड इक्वल के केस में जो हमारा d होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कहीं पर भी मार्क्स नहीं काटना है, कोई भी इन्विजिलेटर हो वो आपका मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इस तरीके से सॉल्व कीजिए। और आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो है हमारा स्पीड टाइम और बेस्ड के ऊपर, ठीक है। तो स्पीड टाइम की बेस्ड के ऊपर एक बार हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक मेंटल मॉडल जनरेट करेंगे, ठीक है। और फिर उस मेंटल मॉडल पे एक रफ डायग्राम बनाएंगे, देन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थिंकिंग अप्रोच कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रैवल कर रहा है एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। कुछ हमारे पास एवरेज स्पीड है जिसपे हमारा ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, कितने देर के लिए, अच्छा यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। यहां तक तो दिमाग में एक मेंटल मॉडल समझ में आ गया होना चाहिए कि कोई ट्रेन है जो कि किसी पार्टिकुलर स्पीड से 54 किलोमीटर तक ट्रैवल किया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एंड देन, उसके बाद 54 किलोमीटर तक ट्रैवल किया किसी पार्टिकुलर स्पीड से। अब उसके बाद का कहानी देखिए क्या कह रहा है, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। अच्छा, यानी कि ट्रेन पहले 54 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है और उसके बाद वापस से कितना ट्रैवल किया है, यहां देखिए, एंड देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ा जाता है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। यहां देखिए, अच्छा यहां के बाद आगे भी है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। यानी पहले जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था ये 54 किलोमीटर पर आवर, उससे कितना ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर मोर ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद क्या बोला कि इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। अब आइए यहां पर क्या करेंगे, एक मेंटल मॉडल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जहां पर हमारा जर्नी 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है हमारा 54 किलोमीटर का, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है वो कितने देर का पार्ट है, वो पार्ट है 63 किलोमीटर का। यानी कि एक पार्ट है 54 किलोमीटर और जो दूसरा पार्ट है वो है 63 किलोमीटर। पहले पार्ट में कुछ हमारा एवरेज स्पीड रहा होगा, क्योंकि वही पूछा है व्हाट वाज इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड। मान लेते हैं कि पहले पार्ट में हमारा जो एवरेज स्पीड रहा वो x है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना टाइम लगा, 54, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, दिस इज आवर डिस्टेंस, दिस इज आवर स्पीड। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यहां से हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां इस केस में जो हमारा टाइम होगा, क्योंकि हम लोग x स्पीड घुमाने हैं, तो यहां पर टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 54, स्पीड कितना x। तो यानी ये 54 किलोमीटर के जर्नी में कितना टाइम लगा, 54 बाई x आवर हम लोग कह सकते हैं। कम से कम इतना इंफॉर्मेशन तो हम लोग एट अ फर्स्ट ग्लैंस पढ़ के निकाला जा सकता है। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि ये 63 किलोमीटर चल रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एंड देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। जब 54 किलोमीटर का कहानी स्टोरी कंप्लीट हो गया, अब बात कर रहे हैं 63 किलोमीटर पर आवर का। तो एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर, किससे, देन द फर्स्ट स्पीड। तो यानी कि इस बार क्या बोला कि 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पहले के मुकाबले। तो पहले x था, अब x में 6 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि हम लोग मोर को प्लस समझते हैं और उसके बाद फिर उसको ऐड करते हैं। तो दिस इज योर स्पीड इन सेकेंड सिनेरियो, जहां पे वो 63 किलोमीटर चला है। अब यहां पर भी हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लिए। ये हुआ हमारा पूरा का पूरा जर्नी। पहला जर्नी 54 किलोमीटर का था, दूसरा जर्नी 63 किलोमीटर का था। ठीक है, पहले जर्नी में हम लोग जो स्पीड मान रहे हैं उसको x किलोमीटर मान रहे हैं पर आवर। तो हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, इस फॉर्मूला का यूज करके टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सेकेंड के सिनेरियो में 63 किलोमीटर पर आवर दिया। इसमें स्पीड का कुछ दिया नहीं, पहले के कंपैरिजन में दिया। तो पहले के कंपैरिजन में क्या दिया कि 6 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा स्पीड से चला है। तो पहले x था, अब x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। तो इसमें टाइम क्या लगेगा, जो डिस्टेंस चला डिवाइडेड डिस्टेंस जो कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया 63 और डिवाइड करेंगे x प्लस 6 स्पीड से। यही डिस्टेंस, यही हमारा टोटल टाइम हो गया 63 किलोमीटर के लिए। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। अब इस जर्नी को कंप्लीट करने में टोटल, इसको हम T1 मान लें और इसको T2 मान लेते हैं। तो टोटल जर्नी तो यही है T1 और T2, ये मिलके कितना हो गया, ये मिलके हो गया हमारा 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। व्हाट वाज इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड। ये T1 भी x के टर्म में लिखा हुआ है और T2 भी x के टर्म में लिखा हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू 3 करेंगे और वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यही काम तो इसमें करना है। तो आइए, ये था हमारा, हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ के। दूसरा एक मेंटल मॉडल क्रिएट करेंगे। सॉरी, मेंटल मॉडल हमने पहले क्वेश्चन पढ़ के क्रिएट किया था। दूसरा उस मेंटल मॉडल का एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ योर मेंटल मॉडल। करेक्ट है। तीसरा काम क्या करना है, अब हम लोग सीधा काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको लाइन बाय लाइन लिखना। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को और क्या करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, मान लेंगे ये सब प्रैक्टिस से जनरेट होगा, ऐसे नहीं जनरेट होगा सर, आप लोगों को बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस वगैरह का। चलिए तो आते हैं, इससे पहले स्टेप बाय स्टेप एटलीस्ट देख लेते हैं। तो हमने जो एवरेज स्पीड था फर्स्ट जर्नी का, उसको हम लोग क्या कर लिए, x माने थे, तो फर्स्ट एवरेज स्पीड मान लीजिए, लेट द फर्स्ट एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने क्या माना, नाउ अब क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट जर्नी, या फिर फर्स्ट जर्नी से भी अच्छा आप इसको यहां लिखिए, फॉर द जर्नी ऑफ 53 किलोमीटर, फॉर द जर्नी JOURNEY जर्नी ऑफ कितना है 54 किलोमीटर। फर्स्ट 54 किलोमीटर का जर्नी में हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 54 किलोमीटर। ठीक है, जो स्पीड हो जाएगा, मान के चलिए S1 ही ले लेते हैं सबको, S1 हो जाएगा, वो S1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा T1, फॉर्मूला पे जाएंगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 अपॉन S1 विच इज इक्वल्स टू 54 अपॉन x और ये निकलेगा आवर में। यहां से हमारा T1 हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का हमने वैल्यू लिख दिया। अब लिखेंगे एंड, क्या बोल रहा, फॉर द जर्नी ऑफ, इस बार कितना है 63 किलोमीटर। ठीक है, हमारा 63 किलोमीटर का था, तो 63 किलोमीटर के लिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस 2 हमारा हो गया 63 किलोमीटर। जो स्पीड 2 हो गया, स्पीड 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा x प्लस 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। एक बार इसको बना लीजिए, उसके बाद तो आपको सारा कुछ बस लिखना ही रह जाएगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे जो टाइम 2 बना वो बनेगा d2 अपॉन s2 एंड द टाइम d2 इज 63 होल अपॉन स्पीड 2। स्पीड 2 क्या है, x प्लस 6, ये किसमें, वापस से आवर में। अब हम लोग को क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो T1 होगा और जो T2 होगा, इसका सम कितना होगा, इसका सम 3 आवर्स होगा। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब यहीं से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग
इरेज करते हैं क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत इजी होगा मेंटल मॉडल आपको दिमाग में बनाने में। और एक बार आप दिमाग में आपका मेंटल मॉडल बन गया तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद सिर्फ रफ डायग्राम बनाइए और स्टार्ट हो जाइए। एक बार जहां क्लिक किया फटाक से आंसर, कहीं पे नहीं रुकना है, फिर आपका जर्नी बहुत शानदार होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमारे पास T1 T2 इज इक्वल्स टू 3 है और T1 का वैल्यू क्या है, T1 का वैल्यू है 54/x प्लस T2 का वैल्यू क्या है 63/x प्लस 6। तो लिखेंगे 63/x प्लस 6, ये किसके बराबर है, ये है 3 के बराबर। आई होप ये चीज क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले पता है ये 54 है, ये 63 है, इजी होगा ना, कुछ कॉमन ले लें। और आपको कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 6 × 9 एंड 9 × 7, 9 कॉमन कर लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 6/x में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 7/x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। और नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x × x प्लस 6 प्लस 7x होल अपॉन x × x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3/9। ये वाला 9 को इधर भेज दिए इसलिए 3/9 और इसका एलसीएम ले लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x × x x² x × 6 6x प्लस 7x होल अपॉन x × x x² x × 6 प्लस 6x। आई होप ये चीज क्लियर होगा। आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पे। मिस्टेक ये किया है, यहाँ 6 था और यहाँ x प्लस 6 था, तो यहाँ x × x प्लस 6 हमने गलत लिखा है। हम लोग इसको फटाक से रिकरेक्ट करेंगे। हम लोग इसको x × x प्लस 6 नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे 6 × x प्लस 6। ठीक है, तो 6 × x प्लस 6 लिखेंगे तो फिर ऊपर में जो भी सिनेरियो था यहाँ पर चेंज करेगा। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपका 6 × x 6x 6 × 6 प्लस 36 और प्लस 7x तो एज इट इज रहेगा। ये 3/9 को क्या कर सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो देखिए जिस तरीके से मेरा ये गलती हुआ, हमने यहाँ क्या किया, हम तो इरेज करके लिख दिया। आपका गलती होगा, कुछ नहीं करना है, एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, और थोड़ा सा ये जगह जो हो गया उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के लिख देना है। घबराना नहीं है, गलत हो सकता है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है, 100% है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एरर। 6x प्लस 7x क्या आ जाएगा, 13x प्लस 36 होल अपॉन x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, एक बार रीचेक करना चाहें तो वापस से रीचेक कर सकते हैं। यहाँ पर 6/x था, 9 × 6 54, 9 × 7 63, और ये 6 × x प्लस 6 होना चाहिए था और 7 × x होना चाहिए, नीचे x × x प्लस 6 होना चाहिए था। ये 9 उधर चला गया, 3/9। यहाँ तक हम लोग ने रीचेक किया, ये 6x, ये 36, ये 7x, नीचे x² प्लस 6x। ठीक है, x² प्लस 6x, 6x प्लस 7x 13x, और यहाँ पे ये 36 और ये 1/3। अब ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भेजिएगा तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 13x प्लस 36 इज इक्वल्स टू क्या है, x² प्लस 6x। तो लिखेंगे x² प्लस 6x। आई होप ये चीज क्लियर होगा आप लोगों को। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 3 को जो है, इस 3 को वापस से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 टाइम्स में 9, 3 1 टाइम्स में 3, 39x प्लस ये क्या होगा, 3 6 टाइम्स में 18, हाथ में कैरी करेंगे 1, 9 3 3 टाइम्स में 9, 9 प्लस 1 10, 108 इज इक्वल टू x² प्लस 6x। सबको उधर ही भेज देते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 39x माइनस 108। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू x² माइनस 33 होगा,
कि यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, तो -33x माइनस 108। ठीक है, बस इसी को पलट के लिख देंगे। a इज इक्वल टू बी, तो b इज इक्वल टू ए तो लिख ही सकते हैं। तो बस इसको लिखेंगे x² माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कर दीजिए फैक्टराइज, और इसको तो फैक्टराइज आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको क्या देखना है, आपको 33 देखना है। आपके पास क्या है, 108 है। थोड़ा सा अगर हम लोग देखें यहाँ पे जगह हम लोग यहीं देखते हैं, फिर इरेज कर देंगे हम लोग। 108 को देखें, 108 से हम लोगों को क्या लाना है, 33। इसको अगर दो पार्ट में अगर हम लोग ब्रेक करें, अगर हम लोग क्या 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो 4 से कितने टाइम्स में कटेगा, 4 2 टाइम्स में 8, 28 बचा, 4 27, और 27 और 4 से क्या हमको 33 मिलेगा, तो 27 और 4 से हमको 33 नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। 27 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3। अब देखिए क्या यहाँ से हमको 33 मिलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मिल जाएगा। 4 इंटू 9 36, 36 और 3, 36 माइनस 3 33। ठीक है, तो इसी का यूज करके यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मिडिल टर्म को हम लोगों ने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो लिखिए इसी चीज को, x² हमको यहाँ से मिलेगा 36 इंटू 3 माइनस 36x प्लस 3x, तभी आएगा -36 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -33। क्लियर है, यहाँ पर क्या है -108 और ये किसके बराबर है, 0 के। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब तो सिर्फ कॉमन ले लिए और वो चीज बन गया। ये वाला आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप, x कॉमन लेंगे, x माइनस 36, x² में से क्या 36x में, पहली बात कांस्टेंट तो कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 1 तो वैसे भी ऑलरेडी इग्नोर्ड है। वेरिएबल में x² और x है, तो x ले लिए, तो x माइनस 36। यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे ले लेंगे 3। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका x माइनस 36, और ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यहाँ पे आ गया x माइनस 36 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 36 कॉमा माइनस 3। तो x क्या माने थे, वापस आके देखिए, x हमारा एवरेज स्पीड था, और जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हमारा स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं होता, हम लोग निगेटिव स्पीड कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एज x इज इक्वल टू -3 इज इनवैलिड, सिंपल लिखेंगे। हेंस क्या निकालना था हमको, व्हाट वाज हिज फर्स्ट एवरेज स्पीड, बस उसी चीज को लिख देंगे। हेंस फर्स्ट एवरेज स्पीड इज, ये नेग्लेक्टेड हो गया, 36 बचा था, 36 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका स्टेप्स में नॉट अ सिंगल मार्क्स, एक मार्क्स भी आपका कोई नहीं काटेंगे, हाफ मार्क्स भी कोई नहीं काटेंगे, एक मार्क्स तो खैर बहुत दूर की बात है। तो कैसे अटेम्प्ट करना है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार धीरे धीरे पढ़ेंगे और दिमाग में एक मेंटल मॉडल जनरेट करेंगे। सेकंड, उस मेंटल मॉडल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम जनरेट करेंगे जो हम लोग ने किया था। थर्ड, जैसे ही वो रफ डायग्राम बना उसको ऑफिशियल वे में एक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कर देंगे। जैसे ही आप इतना कर दिए, प्रेजेंटेशन आप कर दिए, क्योंकि मार्क्स आपके इंट्यूशन, आपके थिंकिंग पर नहीं है, मार्क्स आपके रफ डायग्राम पर भी नहीं है, मार्क्स है आपका स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, मार्क्स उसके ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो अपने माइंड में हर एक क्वेश्चन का मेंटल मॉडल, रफ, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग इट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये वर्ड प्रॉब्लम था, इसीलिए हम लोग को रफ करना पड़ा। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अप्रोच यही होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिमाग में उसका मेंटल मॉडल जनरेट करेंगे, एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जहां पर भी अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन है। तो आइए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो किस पे बेसिस है, बेस्ड है टाइम एंड वर्क पे बेस है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग टाइम एंड वर्क पे करते हैं, बेसिकली ये इनवर्स रिलेशन रखता है।
ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो 2 पाइप्स, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक मेंटल मॉडल जनरेट करते हैं, रफ करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 आवर्स। 2 ठो पाइप है, दोनों पाइप मान के चलिए, दोनों पाइप से आप खोले हुए हैं, पानी गिर रहा है और वो एक टैंक है जिसको कंप्लीटली दोनों मिलके 15/8 आवर्स, या अगर ये 16 जाता तो 2 हो जाता, तो लगभग 2 आवर्स से कम के टाइम में ये क्या कर रहा है, 2 पाइप एक टैंक को कंप्लीटली फिल कर दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द पाइप विथ लार्जर डायमीटर। ओहो, यानी यहां बात हो रहा है 2 तरह का पाइप है, एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा है। अब सोचिए, यहां से आपका दिमाग में एक क्लिक हो जाना चाहिए, जिसका डायमीटर बड़ा है उससे ज्यादा पानी निकलेगा और जिसका डायमीटर कम है उससे कम पानी निकलेगा। ठीक है, तो ज्यादा कौन भरेगा, ऑब्वियस बात है ज्यादा काम करेगा आपका लार्जर डायमीटर वाला पाइप। तो क्या है, देखते हैं, द पाइप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस। देखिए यहां बात भी आ गया कि 2 आवर्स लेस देन द पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक। अगर हम लोग टू फिल द टैंक सेपरेटली, अच्छा अलग अलग है। अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ लार्जर डायमीटर वाला पाइप को अगर खोल के छोड़ दिया जाए, उसमें से जो पानी निकल रहा है वो जो टैंक लिया, और जो छोटा वाला जो भरा उससे जो टैंक लगा, तो बड़ा वाला ज्यादा पानी निकालेगा तो कम समय में ज्यादा काम कर देगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो वही चीज हुआ कि वो कम टाइम लेगा, किसके कंपैरिजन में, जो डायमीटर छोटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। आपको यही निकालना है कि जो ईच पाइप होगा क्या टाइम लेगा आपका भरने में। तो चलिए, टाइम का क्वेश्चन है तो उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो इसका रफ डायग्राम आप क्या बना सकते हैं, दिमाग में इसका रफ डायग्राम आप यही बना सकते हैं कि अगर एक x लेगा तो दूसरा 2 घंटे कम ले रहा है, दूसरा x-2 ले रहा है। कुछ इस तरीके से करेंगे कि मान लेते हैं जो लार्जर डायमीटर वाला है वो x ले रहा है। ठीक है, तो जो स्मॉलर डायमीटर होगा वो क्या लेगा, वो x+2 लेगा। क्यों, क्योंकि x+2 में माइनस करेंगे तो x निकलेगा। इतना टाइम ले रहा है इस ये क्या करने में, टैंक फिल करने में। अब हम लोग क्या रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि दोनों मिलके कितने देर में भरेगा। तो ठीक है, दोनों का 1-1 घंटा के काम कर लेते हैं। x आवर में एक टैंक भरता है, ये लार्ज का बात कर रहे हैं, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x ऑफ द टैंक भरेगा। ठीक है, अब स्मॉलर का बात कर रहे हैं, स्मॉलर x+2 आवर में कितना टैंक भरता है, एक टैंक भरेगा। तो यहां पर 1 आवर में क्या करेगा, 1/x+2 टैंक भरेगा। यहां टाइम और टैंक भरने का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 1 आवर में क्या होगा, 1/x+2 टैंक भरेगा। तो हमको पता चल गया कि जो लार्जर है डायमीटर वाला है वो 1 आवर में 1/x टैंक भरता है, जो स्मॉलर है वो 1 आवर में 1/x+2 टैंक भरता है। तो दोनों मिला के L+L दोनों मिला के 1 आवर में कितना टैंक भरेगा। तो एक का काम है 1/x भरना और दूसरे का काम है 1/x+2 भरना। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि दोनों टुगेदर मिलके 15/8 आवर्स में एक कंप्लीट टैंक भरता है। तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में 8/15 टैंक भरेगा। और ये जो हम x और y के रिलेशन से आए हैं तो 8/15 और ये वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा। तो ये बेसिक एक रफ डायग्राम आपको नहीं करना है इतना। ठीक है, आप या फिर साइड में रफ में थोड़ा सा कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको ज्यादा लगे तो बड़ा, क्योंकि ये सब सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू अटेम्प्ट स्टार्ट विद सेक्शन डी। इट इज गोइंग टू टेक योर टाइम बट इट इज आल्सो गोइंग टू रिवॉर्ड यू मच मोर मार्क्स देन द सेक्शन 1 मार्क्स। तो चलिए, बस इसी चीज को हम लोग को लिखना है। लार्जर वाले को x माने हैं, स्मॉलर वाले को x+2 माने हैं। तो मान लीजिए लेट द टाइम टेकन by larger by pipes with larger diameter and smaller
diameter b x and x hour and x plus 2 hour respectively to fill the tank। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो हम लोग को लिखना है, हमारे लिए मैंडेटरी है। जो हमारा टाइम टेकन हुआ, जो डायमीटर जिसका बड़ा है उसने x आवर लिया और जो स्मॉलर डायमीटर का उसने x प्लस 2 आवर लिया। ठीक है, तो अब नाउ बोलेंगे फॉर लार्जर डायमीटर पाइप, लार्जर डायमीटर पाइप, लार्जर डायमीटर का जो पाइप था उसके लिए क्या कंडीशन है। तो लार्जर डायमीटर के लिए पाइप के लिए हम बोलेंगे कि इन, यहां पर हम लोग एरोस देते हैं रफ, यहां प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, इन x आवर्स इट फिल्स टैंक, टैंक का कितना हिस्सा होगा 1, एक पूरा का पूरा टैंक फिल कर देगा। तो यहां से बनेंगे सो इन 1 आवर इट फेल्स टैंक इज इक्वल्स टू 1/x, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक ये फिल करेगा। यानी कि एक टैंक को अगर x इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका जो एक पार्ट आएगा वो ये टैंक लार्ज डायमीटर वाला पाइप फिल करेगा। अब आगे बढ़ेंगे, एंड फॉर स्मॉलर डायमीटर पाइप, तो स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो वो क्या बोल रहा है, इन कितने देर में, ये x प्लस 2 आवर में 1 टैंक फिल किया है, यहाँ हम लोग जो माने हैं उसी चीज को लिखेंगे कि इन x प्लस 2 आवर्स इट फिल्स टैंक, और ये x प्लस 2 आवर्स में कितना टैंक फिल करेगा, एक पूरा का पूरा टैंक फिल करेगा। सो इन 1 आवर इट फिल्स टैंक इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 2, यानी कि ये 1 आवर में कितना टैंक फिल किया 1/x प्लस 2, स्मॉलर डायमीटर वाला। जो लार्जर डायमीटर वाला क्या किया 1 आवर में 1/x टैंक फिल किया। अब हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे और भी डिटेल्स डालेंगे कि अब जो गिवन स्टेटमेंट है वहां से ये क्या होगा, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट में तो वो दिया हुआ है ना कि मिलके कितने देर में भर रहा है 15/8 आवर्स में वो फुल टैंक भर दे रहा है। जब दोनों मिलके काम कर रहा है तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेगा उसको निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पर से जो दोनों मिलके 1 घंटे में काम किया उसको निकाल के सिंपली ऐड कर देंगे। तो आइए इसी चीज़ को करेंगे। गिवन डेटा क्या है कि टुगेदर इन 15/8 hours they fill the tank, they fill tank is equal to 1. So together in 1 hour they fill tank is equals to क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15 ऑफ अ टैंक, यानी कि उस टैंक को 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसमें से जो 8 पार्ट्स होगा वो भर जाएगा 1 घंटे में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला पार्ट है इन 1 आवर, आप चाहें तो इसको 1 भी मान सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो फॉर 1 and 2 हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, फर्स्ट एंड सेकेंड में 1 आवर में क्या होगा, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टुगेदर इन 1 आवर दे फिल टैंक इज इक्वल्स टू, दोनों का काम देखिए, एक ने 1/x टैंक फिल किया है और एक ने 1/x प्लस 2 टैंक किया है। 1/x प्लस 1/x प्लस 2, दोनों का 1-1 घंटे का वर्क, एक ने 1/x किया है 1/x लिख लिए, दूसरे ने 1/x प्लस 2 टैंक फिल किया है 1/x प्लस 2 टैंक लिख लिया।
आप चाहें तो इसको फर्दर इक्वेशन भी मान सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा ना कि ये टुगेदर है कौन से फर्स्ट सेकंड को मिला के आप ये बनाए, फर्स्ट सेकंड है, इसको आप मान लीजिए कि हमारा एक थर्ड इक्वेशन है। रेफरेंस के लिए इक्वेशन मानना मतलब इक्वेशन मानना मतलब रेफरेंस देना, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ से हम लोग कह सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, थर्ड एंड फोर्थ से हमको क्या मिलेगा कि 1/x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8/15। और अभी तक मेरे ख्याल से जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग तो ये इजी ही था, अभी तक बड़ा हेवी नंबर आ रहा था, ये इजी है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 2 इंटू 1 x प्लस 2, ठीक है, ये 1 इंटू x तो प्लस x, नीचे x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8/15। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 8/15। यहाँ पर तुमको बहुत मन कर रहा है ये 2 कॉमन लेके अगर कैंसिल आउट कर दे, लेकिन चलिए इसी में लेके चलते हैं, आगे जो होगा देख लिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास जगह की कमी है, इसलिए हम बीच में एक स्टेप गायब करेंगे और उसके बाद भी लिखेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, तो x इंटू 15 ये हो जाएगा 15x, और 1 इंटू 15 ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 8 नहीं है, यहाँ का 2 उधर के 8 को 4 टाइम्स में कैंसिल कर दिया, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड 4 इंटू 2x 8x। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 2, अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसको, इसके ब्रेकडाउन को। यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 कर दिए, होल अपॉन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कर दिए, इधर क्या था 8 था और बाई 15। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से खेलेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 8/15 इंटू 2। तो ये जो 2 है इसको 4 टाइम्स में कैंसिल आउट किया, तो नीचे क्या था 15 इंटू एक्स 15x, 15 इंटू 1 15, यहाँ 4 था, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू 2x 8x। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग सबको उधर भेज देते हैं, इधर 0 रखिए, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15x एंड प्लस 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस इसको अरेंज करके इधर ही कर देंगे, तो ये हमारा है 4x स्क्वायर, 8x में से 15x किया। हम लोग यहाँ कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, लेकिन x प्लस 2 आ जाएगा, कॉमन नहीं रख दिए, ये स्प्लिट नहीं हुआ एक्चुअली। तो क्या होगा 8x में से 15x जाएगा, तो 8x में से 15x जाएगा, कितना बचेगा -7x, तो -7x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 15 इंटू 4 60, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे प्लस 60 आ जाए, तो 60 आना चाहिए, यहाँ देखिए 60। अब 60 को स्प्लिट करेंगे ताकि आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए, तो 60 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 15 इंटू 4 था, इसी को लेते हैं, इसको हम लोग कर दिए 3 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। और मेरे ख्याल से 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 12 और 5, 12 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने मिस्टेक किया, -7, हम लोग का वहां से आंसर आ जाएगा। एक चीज स्लाइटली मिस्टेक किए, 15x को उधर भेजिए -15x, ये +15 उधर जाएगा तो ये -15 होना चाहिए। अच्छा है, मैं एडिट नहीं करूंगा कोई भी, ये जो मिस्टेक है मैं कोई मिस्टेक एडिट नहीं करूंगा, रॉ रहने दूंगा ताकि आप लोग इजी रहे इस चीज को एब्जॉर्व करने में, ठीक है। ये -15 था तो यहाँ पर ये होना चाहिए -15, क्योंकि आप देखिए हम किस तरीके से एरर पता चला, यहाँ पर हम लोग बनाए कुछ अटपटा लगा, यहाँ तो 7 आ रहा था, जैसे यहाँ 12 है इंटू 5 है, 12 - 5 आपका 7 आ रहा था, लेकिन 12 है और एक -5 आ रहा है, ठीक है। 12 इंटू -5 क्या होगा, -60 होगा, लेकिन यहां पर था मेरा प्लस, तो +15 इंटू 4 आ रहा था +60, थोड़ा अटपटा लगा, इसीलिए दोबारा रिविजिट किए, यहाँ देखे पता चला ये माइनस था तो इसको करेक्ट किए। सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग को भी करना है और आगे बढ़ना है।
तो 4x² माइनस 7x है तो माइनस 12x रखना पड़ेगा, माइनस 12x एंड देन प्लस 5x, देन माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्या कॉमन होगा देख लीजिए, अभी हम डायरेक्ट तो लिख दिए लेकिन सीखते चलिए। अगर इसके बीच में अगर हम लोग कॉमन देखेंगे, यहाँ 4x² है, यहाँ 12x है, दोनों में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या है वेरिएबल टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे x। तो यहाँ से अब इसमें से क्या चला गया, 4 चला गया और एक x चला गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा x, माइनस 12 में से 4 चला गया, क्या बचा 3, और x तो ऑलरेडी गॉन है, x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 लिख दीजिए, ये इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या बचा 5 प्लस के साथ। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे, इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, हम वापस से यहाँ पे इसी जगह पे एरिया पे सॉल्व कर देते हैं कि अगर आप उसको सॉल्व करने जाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा, अगर आप उसको सॉल्व करने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि x इज इक्वल टू प्लस 3 कॉमा माइनस 5/4, और आपको पता है कि ये वैल्यू माइनस 5/4 हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनवैलिड, तो किसको लेंगे 3। तो अब सिर्फ स्टेटमेंट है, आई होप वो स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने स्टेटमेंट्स ही लिखे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 3 कहने का मतलब x क्या था, जो लार्जर डायमीटर ने टाइम लिया था, तो लार्जर डायमीटर कितना टाइम लेगा इसको फिल करने के लिए, x आवर, दैट इज 3 आवर, और स्मॉलर डायमीटर 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5 आवर। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर होगा और समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज ओपन, वहां अपना डाउट क्वेश्चन पोस्ट करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम का ये हमारा जो पार्ट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला, इस क्वेश्चन में सिंपल फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का 2 पार्ट है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन्हीं के बीच में कोई रिलेशन रहता है और इन्हीं से रिलेटेड अगर लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम होगा तो 2 इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। आइए हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 1 more than twice the numerator, 1 more than twice the numerator। इसको फटाक से रफ में लिखेंगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एज मतलब हो गया इज इक्वल टू, बस यहां तक तो जो यहां से यहां तक था मैथमेटिकल फॉर्मेट हम लोग बना दिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 1 more than, लिखते चलिए 1 more than यानी प्लस किससे बराबर, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, हो गया। यहां पर हमको पता चल गया कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन किस तरीके से हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। इसको रफ में बनाइए और अपना जो सॉल्यूशन की करेंगे डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देंगे। लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यहां से आप बना सकते हैं, एक्स और वाई लेके बनाइएगा तो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एग्जामिनेशन में तो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्वाड्रेटिक क्या है जो एक्स लेके ही बनाना है, या आपका लीनियर इक्वेशन क्या है, या वाई लेके क्या बोलते हैं, हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है जो एक्स और वाई लेके बनाना है। आपके जो दिमाग में पहले आएगा क्या करें, अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, एक्स और वाई ले लीजिए, एक्स और वाई कोई इशू नहीं है, उसी तरीके सॉल्व करेंगे। लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, मान लेंगे बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, bx and y respectively। अब इसके फॉर्मेट पे लिख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जो डिनोमिनेटर है वो 1 + 2 टाइम्स न्यूमरेटर है, तो हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा y है, y इज इक्वल टू 1 + 2 टाइम्स x, एंड जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन होता हमारा
x अपॉन y, बिकॉज x इज न्यूमरेटर, y इज डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली ये x के फॉर्मेट में आ गया, x बाई 1 प्लस 2x। आपको क्या निकालना है, आपको सॉरी ये तो हमारा माना हुआ है, आपको निकालना है फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि आपने फ्रैक्शन का फॉर्मेट लिख दिया x अपॉन 1 प्लस 2x, बस। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाना है हम लोग को। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ, किसका सम है, फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन क्या है, जो फ्रैक्शन है उसको लिखिए x बाई 1 प्लस 2x। फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब पलट दीजिए, अगर x बाई वाई है पलट देंगे y बाई x, तो x बाई वाई का अगर y बाई x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन x, यानी कि इसका रेसिप्रोकल के साथ सम। अब बताइए ये क्या है, इज 2 होल 16 बाई 21। फर्स्ट ग्लैंस में अगर आप देखते हैं 2 होल 16 बाई 21, ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है कि अरे ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, एक बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है, कैसे बनेगा। लेकिन इजी है, विश्वास रखिए बहुत आराम से बनेगा। अगर आपका क्वेश्चन बोर्ड का है, दिखने में जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, सॉल्व बहुत आसानी से होगा, यही चीज़ है। देखिए इस चीज़ को यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे। ये दिया हुआ है 2 होल 16 अपॉन 21, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ एलसीएम लीजिए और आगे बढ़िए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, होल अपॉन x इंटू 1 प्लस 2x, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, ये सिंपल फॉर्मेट है। अगर ये कैसे हुआ इसको ऐसे देखिए, थोड़ा सा समझ ही लीजिए। 3/4 है प्लस 2/5 है मान लिया जाए, तो कैसे करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4/4 इंटू 5। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं 3 इंटू 5, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 और नीचे 4 इंटू 5। बस इसी तरीके का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई किए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, अब देखिए ये 2 है, ये 21 है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 1 टाइम्स में 2, तो 2 टाइम्स में 4, 42, और 42 प्लस 16 है, तो 42 में 10 ऐड कीजिए 52, एंड देन 52 प्लस 6 58, तो ऊपर हो जाएगा 58 और नीचे हो जाएगा 21। नंबर देखने में बड़ा है नो डाउट, लेकिन ये बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। कैसे, अभी हम लोग देखेंगे। तो ऊपर में सॉल्व करेंगे, ऊपर में सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो ए स्क्वायर आएगा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर यानी 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पर जब हमारे पास ये 4x स्क्वायर हो गया और फिर 2ab यानी कि 4x होल अपॉन क्या वैल्यू दिया हुआ है, x इंटू 1 प्लस 2x है, तो x इंटू 1 x इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58 अपॉन 21, इज इक्वल्स टू 58 अपॉन 21। वेरी इजी, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाए, जो चल रहा है विद द फ्लो हम लोग बढ़ते चले गए। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया और उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58 अपॉन 21। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 21 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम्स में 5 और ये 5 2 टाइम्स में 10, ये हो गया 105x स्क्वायर। अब 4x से 21 है तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का सिंबल था प्लस दे दीजिए, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 84x, ये 21 इंटू 1 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 58 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 58x, 58 का 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंबल है प्लस का, उस प्लस को सिंबल को दे देना है और उसके बाद फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 8 टाइम्स में 16, दिमाग में रखेंगे कैरी करना है 1, 2 इंटू 5 10 एंड प्लस 1, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11, तो ये हो जाएगा
11, तो ये हो गया 116x²। आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो भी प्रोसेस है वो क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल है, सॉल्व कीजिए। एक जगह लेते आइए सबको एक तरफ, तो यहाँ 105x² है, वहाँ 116x² है, तो 105x² माइनस 116x² प्लस 84x था माइनस 58x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? यहाँ पर है 116 और यहाँ पर है 105, ये 100 तो चला गया, 16 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 11, माइनस में है तो माइनस में डाल दीजिए, तो यहाँ कर देंगे माइनस 11x²। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 84 है और यहाँ 58 है, देखने में लगे ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 54 रखिए, बाद में 4 माइनस कर देंगे हम लोग, तो 84 में से 54 माइनस करना है, तो 4 और 4 तो 0 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा यानी 30, और 30 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 26, तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस 26। हम लोग सही जा रहे हैं आई थिंक। हम लोग का 84 था, तो 84 में हम लोगों ने 54 सब्ट्रैक्ट किया, तो 84 में 54 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 30, ठीक है, और 30 में हम लोग को वापस से 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा 26। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 26x एंड देन लास्टली प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा हम लोग सिंबल चेंज कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 11x² माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, घबराना वापस से नहीं है, घबराना तो खैर कहीं नहीं है, यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये 26 कैसे आएगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक तरीका बताते हैं, इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कोई भी क्वेश्चन हो, जो बनने वाला क्वेश्चन है मोस्टली जो बुक्स में रहता है, कभी भी नहीं गड़बड़ाइएगा। क्या है यहाँ पे 11 और 21 है, ठीक है, तो 11 इंटू 21 लिखिए, ठीक है, और अब आपको देखना है कि ये 26 आना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 11 इंटू 21 करेंगे तो क्या हमको 26 मिलेगा, 11 इंटू 21 से हमको 26 नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ठीक है, और 7 इंटू 3 में करने के बाद अब आपस में मल्टीप्लाई करने का देखिए, 7 इंटू 3 21 से ब्रेक हुआ है, तो 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 और 3, तो 77 और 3 से क्या हमको 26 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 33 इंटू 7, और देखिए कहीं आपको दिखने से लग रहा है कि 33 में अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 26 होगा, 26 प्लस 7 33 होता है, तो आगे आंसर आपका एक होगा 33, दूसरा होगा 7, माइनस में दिया हुआ है तो माइनस 33 प्लस 7, तो इसको बस लिखना है 11x² माइनस 33x और प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, प्लस 11 माइनस 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, क्योंकि इसी को ब्रेक किए हैं, माइनस में आएगा, माइनस 33 और प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली दोनों क्या है हमारा, सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्प्लिट कर दिए दो टर्म में, 26 था, 26 स्प्लिट हो गया दो टर्म में, माइनस 33 और 7, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे, दोनों में कांस्टेंट 11 है और वेरिएबल में x है, तो यहाँ से 11 चला गया और x² में से x चला गया, क्या बचा, सिर्फ x बचा। 33 में से 11 ले लिए, पहले माइनस है तो माइनस दे देंगे, 33 में से 11 ले लिए, क्या बचा 3, एक x था वो बाहर ही चला गया, x माइनस 3, जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ लिख दीजिए x माइनस 3, और यहाँ देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7x आएगा तो प्लस 7 से, अब वेरीफाई कर लीजिए, प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 3 21 इज इक्वल्स टू 0, वी आर गोइंग गुड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या है, x माइनस 3 कॉमन हो गया और ये क्या बचा 11x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0।
तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू -7/11 आ जाएगा। तो आप -7/11 में पुट करके फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और 3 पुट करके भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, दोनों ही केस में आएगा। आइए देखते हैं। तो x -3 है ना, तो फिर यहाँ से आप डायरेक्ट लिखिएगा x इज इक्वल्स टू, ऐसा कहीं क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, सम सिर्फ उतना आना चाहिए, तो सम उस केस में भी आएगा, नेगेटिव के केस में तो x इज इक्वल्स टू आ गया 3 एंड -7/11। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पर आपका टास्क है, हम x इज इक्वल्स टू 3 के लिए ये बना रहे हैं, आप लोग का टास्क ये है -7/11 के लिए आप लोग को सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या लिख लेगा, देखिए y इज इक्वल टू था हमारा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 1 + 2x, उसी को यहाँ पुट करेंगे 1 + 2x यानी 1 + 2 × 3 यानी ये क्या आएगा 1 + 6 विच इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से जो हमारा फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन था अपॉन x/y, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 3/7। तो एक बार उसको भी पुट करना है और वहां पर आपको देखना है, क्योंकि देखिए x का वैल्यू -7/11 है, यहाँ -7/11 रखिएगा तो क्या आ जाएगा -77/11, सॉरी नॉट -77, -14/11 आएगा। तो 1 - 14/11 आपका जो भी सॉल्व कीजिएगा वो माइनस में ही आएगा, तो यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर वहां से उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। आपको बस रखना है, ये आपका टास्क है कि एटलीस्ट आप एक बार वो वैल्यू पुट कीजिएगा। तो यहाँ से 2 फ्रैक्शन का पॉसिबिलिटी निकलेगा, आइदर 3/7 और जो भी उसको सॉल्व करने के बाद आया। तो आई होप कि ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रिलेटेड, ये पूरा सॉल्यूशन आपके दिमाग में बस गया है। एक बार कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ से आपको लाइन बाय लाइन छापना नहीं है, लाइन बाय लाइन छापिएगा कभी याद रहेगा ही नहीं कि इतना एक एक करके करें, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन समझने के बाद ये इस इक्वेशन को फॉर्मेट कीजिए और फटाक से आप अपना लाइन बाय लाइन जितना स्टेप्स मैंने बनाया है, यहाँ से सिर्फ इंस्पिरेशन लीजिए कि अच्छा इस तरीके से करते हैं, और इस सेम क्वेश्चन को आप जाके एक बार प्रैक्टिस कीजिए और ये बनेगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुआ। तो आइए फिर अब चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारा 2 डिजिट नंबर के ऊपर। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर किस तरीके से नंबर होता है, कैसा नंबर होगा जिसमें आपका 2 ही डिजिट होगा, 2 प्लेस होगा, एक होगा 1s प्लेस, एक होगा 10s प्लेस। ठीक है, तो अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। थोड़ा हम लोग समझते हैं 2 डिजिट नंबर को, थोड़ा सा समझा जाए कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है। अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है तो हमारे पास 2 प्लेस है। ठीक है, पहला है 1s, दूसरा है 10s प्लेस। अब आपको क्या करना है, आपको डिजिट मानना है, तो जो डिजिट होगा वो 0 to 9 होगा, क्योंकि जो भी हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस 10 ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 9। उसके बाद जितने भी नंबर्स बने हुए हैं इन्हीं डिजिट्स के मदद से बने हैं। तो 1s प्लेस पर एक कोई डिजिट आएगा इन 10 में से बिटवीन 0 to 9, और 10s प्लेस पे भी कोई एक डिजिट आएगा बिटवीन 0 to 9। ठीक है, तो हमारा क्या बोला, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। तो रफ में ऐसा कीजिए, एक को मान लेते हैं x, 10s प्लेस पर x है और 1s प्लेस पर y है। ठीक है, तो आपने माना 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, यानी कि x इंटू y इज इक्वल्स टू 18। ये हम इजली कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, when 63 is subtracted from the number। अच्छा, ये तो हमने प्लेस पे मारा, लेकिन नंबर हम लोग xy नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑलवेज हम लोग लिखेंगे जो उसका एक्चुअल वैल्यू होल्ड करता है, क्योंकि x और y क्या है,
वेरिएबल है, वैल्यू कैसे होल्ड करेगा, तो y की वैल्यू होल्ड करता है इनटू 1 वंस प्लेस, और जो टेंस प्लेस होता है वो वैल्यू होल्ड करता है इनटू 10। 100 प्लेस रहता तो वैल्यू होल्ड करता है इनटू 10। तो अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे, रिवर्स या इंटरचेंज कर देंगे, तो अब मेरा नंबर क्या हो जाएगा, अब मेरा नंबर हो जाएगा y और x। इमेजिन कीजिए 34 से 43, 73 से 37, 98 से 89, डिजिट्स रिवर्स हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी डिजिट रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा टेंस प्लेस, ये हो जाएगा मेरा वंस प्लेस, और इसका अगर हम लोग नंबर फॉर्म करेंगे तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स। इसी डेटा पे हम लोग का क्या होगा, यहां पर फॉर्मेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हम लोग जो देखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं कि टेंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे क्या है। तो मान लेंगे लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब यहां से क्या पता चला, सो नंबर, तो नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस पे क्या माना हमने, टेंस प्लेस पे x माना और वंस प्लेस पे y माना, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एंड आपको ये भी चीज दिया हुआ है कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 18। ये डेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, किसका, डिजिट्स का, क्या है 18। ठीक है, अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि अच्छा अब एक और चीज लिखना है, नाउ नंबर ऑब्टेन्ड कब, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोला कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब जो हमारा नंबर है, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई था, तो 10x प्लस वाई नंबर लिख देंगे, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 63। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला वो हमको क्या मिला, वो मिला 10y प्लस एक्स। तो यही हमारा इक्वेशन है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 18 है, तो y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 18 अपॉन x। तो y इज इक्वल टू 18 अपॉन x लिख लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट आप और लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 18 अपॉन x, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 10x प्लस y की जगह पे क्या 18 अपॉन x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 10y प्लस x है, 10 इंटू 18 अपॉन x। ठीक है, प्लस x। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रीजनिंग, और यहाँ पे रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब इसी चीज को वहां लिखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास है 10x। ठीक है, इधर से x है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस x। उसके बाद क्या है 18 बाई एक्स है, तो लिखेंगे प्लस 18 बाई एक्स। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 180 बाई एक्स है, इधर आएगा माइनस 180 बाई एक्स, और हमारे पास क्या है माइनस 63, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आपको सब में से कुछ ना कुछ कॉमन मिल ही जाएगा। 10x माइनस एक्स 9x प्लस ये क्या हो जाएगा 18 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 बाई एक्स माइनस 10 बाई एक्स माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0।
मेरे विचार से सब में से 9 कॉमन ले लीजिए, सब में से 9 कॉमन लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 2, 1/x माइनस 10/x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। वो 9 उधर जाके कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 इंटू माइनस 9/x, क्योंकि 1 माइनस 10 डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है, तो 1 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -9/x और माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा x² माइनस ये तो एज इट इज रह जाएगा -18 और यहाँ हो जाएगा -7x होल अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। ये x उधर जाके कैंसल आउट, तो क्या बचा, x² माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए 7 है, कैसे स्प्लिट करेंगे, जब 18 आ जाए तो 9 और 2, 9 इंटू 2 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 और x इंटू x माइनस 9 प्लस 2 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आ गया x माइनस 9 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9 कॉमा -2। तो माइनस वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे और x इज इक्वल्स टू 9 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वी विल कंसीडर x इज इक्वल्स टू 9। जैसे हम लोग x इज इक्वल टू 9 लेंगे, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था नंबर, तो लिख देंगे हेंस द नंबर इज इक्वल्स टू क्या था, 10x प्लस y, 10x प्लस y विच इज इक्वल टू 10x प्लस y का वैल्यू क्या निकाले थे, 18/x, तो 18/x वैल्यू पुट करेंगे, 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया 9 प्लस 18/9, 10 इंटू 9 क्या आएगा 90 और 18/9 क्या आएगा 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 92। और आपको पता है 92 में आप जब 63 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको 29 मिलने वाला है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ सारा यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए ये चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड वो हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप। अब बाकी बची बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विथ नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू। और अगर आप लोग को यहाँ तक पूरा देखे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है और साथ ही साथ कमेंट कीजिए डन, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।